सूबे में सियासी हालात शुरुआती दौर से कुछ अलग हैं, कुछ या फिर यूं कहें कि बहुत ज्यादा अलग हैं। आज दोनों प्रमुख दल बगावत के झंझावात से जूझ रहे हैं, लेकिन चर्चा के केंद्र में है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को इसी बगावती तेवर के चलते हरदा की सीट बदलनी पड़ी, जिस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। भाजपा ने कहा कि लाल कुआं हरदा के लिए राजनीतिक मौत का कुआं साबित हो सकता है, तो हरदा ने पलटवार किया, मैं कुएं से अमृत निकाल कर लाऊंगा। तो आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे, लेकिन उससे पहले विजय बहुगुणा की ये बाइट सुनिए। हरीश रावत जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 2 विधानसभा से हारे, और आज अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उन्हीं विधानसभा से चुनाव लड़ता जहां से मैं हारा था। सुनिए मेरी बात, जहां से हारे थे वहीं से लड़ते और जीते तो उनका हम सम्मान करते। लेकिन नए नए क्षेत्रों में जो वो इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं वो गलत जगह पहुंच गए हैं, और जो जिस विधानसभा में गए हैं लाल कुआं में, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। और आप देखिएगा जब मतगणना होगी वो सीट बीजेपी जीतेगी और हरीश रावत हारेंगे। नहीं देखिए, राजनीतिक वैसे तो उनकी बड़ी लंबी आयु है, 100 वर्ष पूरा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जहां वो गए हैं वो कुआं उनके लिए राजनीतिक मौत का कुआं। तो विजय बहुगुणा को सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा कि जहां हरदा गए हैं वो उनके लिए हो सकता है कि राजनीतिक मौत का कुआं साबित हो जाए। तो इस पर सबसे पहले बयान लेंगे बीजेपी का। कांग्रेस का बयान तो बनता ही है, लेकिन बीजेपी का बयान लेंगे। सबसे पहले आपको तमाम मेहमानों से रूबरू मैं करा देती हूं। रविंद्र जुगरान जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। आप पहली बार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि शायद कुछ बेहतर निकल करके आपके साथ आएगा। चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ में महेश जोशी मौजूद होंगे जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, साथ में नितिन जोशी हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और साथ में योगेश राणा स्टेट हेड है हमारे साथ, निष्पक्ष पत्रकार हैं और तमाम बारीकी से राजनीति का एनालिसिस करते हैं योगेश जी। उनसे भी तमाम चर्चाएं जानेंगे, उनका क्या सोचना है ये जानेंगे, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपना अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन पत्रकार का होना बहुत जरूरी है, वो कमी पूरी करेंगे योगेश जी। चलिए रविंद्र जी, मैं आपके पास सबसे पहले आ रही हूं। रविंद्र जी, क्या लगता है आपको, राजनीतिक कुआं या खाई, ऐसा क्यों आपको लगता है? देखिए, हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और स्वघोषित आने वाले मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस ने क्योंकि किसी को ये नहीं कहा है कि फला व्यक्ति सीएम का चेहरा होगा। अब जिस तरीके से इनके सबसे बड़े लीडर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन को ही रामनगर से इतना भारी विरोध झेलने के बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी झेलनी पड़ी, इसका मतलब कांग्रेस में कितना असंतोष है कि वो अपने सबसे बड़े लीडर को भी टॉलरेट, डाइजेस्ट, हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ लीजिए कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जहां तक लाल कुआं की बात है, लाल कुआं में भी बगावती सुर आए हैं और मेरा ख्याल डालाकोटी जी ने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है। तो जो के कैंडिडेट हैं, स्वघोषित मुख्यमंत्री के दावेदार हैं या चेहरे हैं या राहत है कांग्रेस के हिसाब से या हरीश रावत जी के हिसाब से, ये कितनी बड़ी आफत हो गए हैं, कितनी बड़ी आफत कांग्रेस के लिए हो गए हैं। अब ये कुआं होगा, राजनीतिक कुआं रहेगा, राजनीतिक मौत का कुआं साबित होगा या अमृत कुंड साबित होगा, ये इसी बात से पता चल रहा है। आप अंदाज लगा लीजिए कि इनको रामनगर से कांग्रेसियों ने ही भगा दिया, लाल कुआं से भी कांग्रेस के लोग ही इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि माननीय विजय बहुगुणा जी ने जो कहा ये राजनीतिक मौत का कुआं होगा, ऐसा सतही तौर पर नजर आ रहा है। प्रथम दृष्टया हमको भी यही महसूस हो रहा। बिल्कुल। क्या बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है? बीजेपी ने भी तो अपनी कई सीटों पर चेहरे तब्दील किए हैं रविंद्र जी। देखिए, किए होंगे, हालांकि वो सीट चलिए मुख्यमंत्री की नहीं है, मान लिया, आप उन पर निशाना इसलिए साध पा रहे हैं क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री की सीट है, लेकिन आपके भी तो कई कद्दावर विधायकों की सीट बदलनी पड़ी है ना विरोध के चलते। देखिए, विधायक और चीफ मिनिस्टर में थोड़ा अंतर होता है। जो टॉप मोस्ट लीडरशिप होती है वो उसमें और सामान्य विधायक में अंतर होता है। जब आप अपने सबसे बड़े नेता को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कितना अंदरूनी कलेश, कलह, अंतर्द्वंद, अंतर विरोध है सत्ता में आने पर जो है सर्वोच्च कुर्सी के लिए। बीजेपी में स्थानीय स्तर पर हुआ है, लेकिन हमारे नेताओं जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो जहां से चुनाव उनको सिंबल दिया वहां से चुनाव लड़ रही है, वहां किसी ने नामांकन तक नहीं किया।
ठीक है, महेश जी के पास मैं जाऊंगी। महेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। महेश जी, हरदा की सीट को लेकर बवाल है और बवाल इतना ज्यादा है कि रविंद्र जी निशाना साध रहे हैं कि कम से कम हमारे टॉप मोस्ट जो लीडरशिप है उसको लेकर के इस तरह की स्थिति तो नहीं है। कांग्रेस में क्यों है भाई? ऐसा है, कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन ये रणनीति के तहत ही उन्हें रामनगर की सीट दी गई थी। और अब ये उसी के रणनीति के तहत ही ये फैसला लिया गया था। उसके बाद ही जो चुनाव संचालन देखिए, सियासी गलियारों में महेश जी इस तरीके की भी बातें हैं कि प्रीतम गुट और हरीश रावत गुट आपस में टकराए, रामनगर सीट उनके हिस्से में आई, रामनगर से उनको बेदखल कर दिया गया। कहीं ना कहीं डिमोरलाइज कर देने की जो रणनीति स्टार्टिंग से अपनाई गई, ये प्रीतम गुट हरीश गुट ये वाला पैटर्न तो नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सीईसी की बैठक हुई है। सीईसी की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किस कैंडिडेट को कहां से चुनाव लड़ाया जाए। ये रणनीति के तहत ही ये निर्णय लिया जाता है और देखा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट कहां से जीत रहा है। ये भाजपा में नहीं हुआ। भाजपा में भी तो सीटों का बंटवारा हुआ है, तो ये रणनीति के तहत ही है। तो रामनगर से उनको जीतता हुआ पाया गया होगा, तभी तो उनको वहां से टिकट दिया गया था ना महेश जी। भाई गढ़वाल और कुमाऊं का सेंटर पॉइंट है रामनगर, वहां से आप दोनों पे होल्ड बना सकते हैं। हरीश रावत ने भी कहा कि मुझे रामनगर दिया गया है, रामनगर का विकास करके दिखाऊंगा, गढ़वाल और कुमाऊं का जो भेद है वो मैं खत्म कर दूंगा। ये बात उन्होंने बोली थी कि नहीं बोली थी? लेकिन फिर उसके बाद उनको वहां से खदेड़ दिया गया। अब पहुंचे हैं लाल कुआं में संध्या डालाकोटी उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। ऐसा है कि कई दौर की बैठकों के बाद में ये निर्णय लिया गया कि कौन ये सीट उपयुक्त है, कौन सी सीट उपयुक्त नहीं है। तो उसमें फिर रंजीत रावत जी ने भी अपनी बात रखी, तो उसके तहत उन्हें सल्ट का टिकट दिया गया और लाल कुआं का सीट जो नहीं, सल्ट तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगी ना। सल्ट उनके लिए महेश जी मुश्किल नहीं होगी, 2 बार वहां से विधायक रह चुके हैं वो, उनके लिए सल्ट मुश्किल नहीं होगी। हरीश रावत के लिए संध्या डालाकोटी मुसीबत जरूर बन जाएंगी। ऐसा है कि गढ़वाल और कुमाऊं का बैलेंस भी देखा जाता है कि किस तरह से हम कुमाऊं के अधिक से अधिक सीटें लेके आए। उसके लिए जरूरी है कि उन्होंने अपनी रणनीति के तहत ये फैसला लिया। ये एक व्यक्ति का फैसला नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। ओपनिंग रिमार्क है ये तमाम लोगों से। आम आदमी पार्टी को भी अवसर देंगे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में नितिन जोशी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आम आदमी पार्टी में प्रसन्नता की लहर, भाई 2 बिल्लियां लड़ रही हैं, बंदर रोटी ले जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। हम एक नए दल हैं और मैं कल भी हम एक डिबेट में थे और सभी मंचों से हम ये कहते हैं और सीना ठोक कर बड़ा गौरवान्वित होकर कहते हैं कि ये भाजपा और कांग्रेस वही दल हैं जो कहते थे कि इनको तो अभी पहले दौर में ये कहते नजर आते थे कि इनको तो हर विधानसभा में प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे। हाँ। और इन सबकी जानकारी के लिए हम इनको बता देना चाहते हैं कि प्रत्याशी तो दूर की चीज है, हमने हर एक विधानसभा पर 2-2 प्रत्याशियों के नामांकन कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर दिए हैं। तो भाजपा और कांग्रेस की तो ये नीति रही है। आज ये दोनों एक दूसरे पर। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, मैं मतलब आपसे ये जानना चाहूंगी नितिन जी, आम आदमी पार्टी को क्या लगता है? जैसे स्टार्टिंग में बीजेपी और कांग्रेस बहुत ही शक्ति के साथ में आगे आए, उन्होंने कहा भाई हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, लेकिन अब जो टिकटों का मैनेजमेंट है उसको देख करके आम आदमी पार्टी को अपनी कितने चांसेस लग रहे हैं? आप कितनी सीटें ले जाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, ये तो जब पेटियां खुलेंगी तभी जवाब दे पाएंगे। ये कहना मुश्किल है, ये एजम्पशंस लगाना, और मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता अपनी पार्टी का हूं, ये एजम्पशंस लगाना ठीक नहीं होगा कि हम कितनी सीटों पे आएंगे, कितना वोट शेयर हमको मिलने जा रहा है। पर हाँ, ये हम जरूर कहना चाहेंगे, मैं अभी भी एक कैंपेन से आ रहा हूं कि लोगों के मन में जो प्रसन्नता हमारे प्रत्याशियों को देखकर मिलती है, उसको उनका जो रिप्लाई हम देखते हैं उससे हमको वाकई एक नई ऊर्जा मिलती है। और भाजपा और कांग्रेस इस तरह से आपने बोला कि ये अपने ही बड़े चेहरों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हैं। आप देखिए ना, महिला अध्यक्ष इन दोनों पार्टियों की वो अपने टिकट्स के लिए दर बदर फिरती रही। कांग्रेस ने अपनी महिला अध्यक्ष को टिकट नहीं दी तो भाजपा ने उन पे अपने स्टैंप लगा दी। और पूर्व मुख्यमंत्री जी की बेटी और पूर्व जो इनकी अध्यक्ष थी, इन्होंने उनको टिकट पहले इनका रोक दिया गया, फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर दी गई। मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का इन दोनों दलों में कुछ ना कुछ डर तो है ही
कि इनको इस तरह, आज से पहले तो हमने कभी इस तरह से नहीं देखा कि आप नामांकन से 1 घंटे पहले या नामांकन से 4-6 घंटे पहले प्रत्याशी डिसाइड कर रहे हैं, और आप में इतना असंतोष का जो माहौल है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही डर है जो इन दोनों पार्टियों को सता रहा है। बिल्कुल, और हरदा कई बार मंच से कह भी चुके हैं कि आम आदमी पार्टी कहते हैं ना, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। योगेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आपने बीजेपी का भी पक्ष सुना, कांग्रेस का भी पक्ष सुना। आखिरी में दोबारा मैं आपके पास जब आऊंगी, ये पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा, तब जब ये पूरी जद्दोजहद खत्म हो जाएगी उसके बाद आऊंगी। लेकिन ओपनिंग रिमार्क के बाद आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस के हालात थे जब हम शुरुआती दौर में चर्चा कर रहे थे, शुरुआती दौर में कांग्रेस बहुत ही प्रबल दावेदार लगती थी, लेकिन अभी जो टिकटों का मैनेजमेंट है, टिकटों को लेकर के जिस तरीके की सिर्फ उटव्वल चल रही है, उसके बाद नामांकन के बाद भी ये सिर्फ फुटबॉल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बाद क्या लगता है कि किसी तरीके के परफॉर्मेंस रिमार्क में कमी आ जाएगी, या बीजेपी के चांसेस ज्यादा लगते हैं, आम आदमी पार्टी के चांसेस ज्यादा लगते हैं, क्या लगता है? देखिए पूजा, बगावत की जो बात है वो दोनों पार्टियों में है, लेकिन उन बगावत को हरीश रावत की बगावत से और हरीश रावत की विधानसभा से बहुत ज्यादा तुलना नहीं कर सकते। जैसे महेश जोशी जी का बार बार कहना है कि रणनीति के तहत किया गया है, ये रणनीति के तहत किया गया था। ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये कैसी रणनीति है कि वो रणनीति बनाने से पहले संजय डालोकोटी को विड्रॉ नहीं किया गया। बिल्कुल, संध्या डालोकोटी नामांकन कर देती है और निर्दलीय, और ये कैसी रणनीति है कि अगर और सबसे बड़ी बात है योगेश जी, सबसे बड़ी बात है, नामांकन करने के बाद भी रो रही थी, नामांकन करने के बाद भी संध्या डालाकोटी रो रही थी कि मुझे मेरे जो सहयोगी हैं वो समर्थन करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि रंजीत रावत अगर रामनगर से 5 साल से तैयारी कर रहे थे और अगर वहां से टिकट बदलने की नौबत आ गई थी, तो ये रणनीति किस तरह की है? रंजीत रावत को वहां रोक लेना चाहिए था। अगर उनको शर्ट भेज दिया जाता है तो जाहिर सी बात है, मैं इसको एक लाइन में अगर इसको कहा जाए तो हरीश रावत बड़ा कद है, और बड़े कद के सामने अगर मोहन बिष्ट खड़े होते हैं तो मोहन बिष्ट ठीक है, उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि हरीश रावत प्रदेश का चेहरा है। लेकिन हरीश रावत की जो लड़ाई है, जो दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, वो केवल मोहन बिष्ट से नहीं है। उसकी लड़ाई तो, हरीश रावत की लड़ाई तो कांग्रेस में भी है। अगर कांग्रेस में लड़ाई नहीं होती तो संध्या डालाकोटी तो अभी तक कभी की विड्रॉ करके उनको सपोर्ट करने के लिए, संध्या डालाकोटी और हरीश रावत के कद की तो तुलना ही नहीं की जा सकती है। और अगर वो नहीं मान रही है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, और ये रणनीति तो हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये उत्तराखंड की राजनीति की जरा सी समझ रखने वाला आदमी भी ये समझता है कि कुमाऊं में कांग्रेस की स्थिति ठीक है, और कुमाऊं की ही दोनों सीटों पर अगर इस तरह का झगड़ा चल रहा है और इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा, मैं तो ये कहता हूं कि अगर रामनगर जिताऊ सीट थी हरीश रावत के लिए तो रंजीत रावत को तैयार क्यों नहीं किया गया? रंजीत रावत को कन्वेंस क्यों नहीं किया गया? रंजीत रावत इस तरह अड़ गए। और क्या कांग्रेस के मैनेजमेंट को ये नहीं पता है, कांग्रेस के हाईकमान को ये नहीं पता कि रंजीत रावत और हरीश रावत की दोस्ती किस तरह की है? तो जाहिर सी बात है ये एक बीजेपी पर आएंगे योगेश जी। बीजेपी ने भी कई सीटों पर तब्दीलियां करी हैं, बगावती सुर अभी भी कम नहीं हो रहे हैं, लोगों के नाम अभी भी वो विड्रॉ नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए, बीजेपी की जहां तक बात है तो बीजेपी में जो रुद्रपुर सीट है, रुद्रपुर सीट को ये माना जाता है कि बीजेपी की सीट है, लेकिन रुद्रपुर सीट पर बीजेपी का जबरदस्त मिसमैनेजमेंट है। ये अगर वो ठुकराल को वहां पर मैनेज नहीं कर पाते हैं। और काशीपुर सीट की अगर बात करें तो काशीपुर पर बहुत बड़ा विद्रोह है, अल्मोड़ा सीट पर बहुत बड़ा विद्रोह है। काशीपुर सीट की तो स्थिति ये है कि वहां बीजेपी के जितने बड़े नेता है सारे के सारे इस्तीफा देकर बैठ गए। तो ऐसा नहीं है, विद्रोह बीजेपी में भी है। और अगर दोनों के बगावत की बात करें तो बगावत, अगर दोनों की बगावत की तुलना करें तो भाजपा में ज्यादा दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो बगावत है वो लाल कुआं सीट पर और इस तरह की कुछ सीटों पर दिखती है, लेकिन उनके यहाँ भी गंभीर बगावत है। लेकिन सवाल परसेप्शन का होता है। जो भाजपा की बगावत है वो विधायक के खिलाफ उस विधानसभा क्षेत्र के किसी दावेदार की बगावत है। ठीक है, रविंद्र जी के पास में वापस जाऊंगी। रविंद्र जी, समय अब बहुत कम रह गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके जो सीनियर मोस्ट कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, उनकी सीटों को लेकर के मिसमैनेजमेंट नहीं है। कांग्रेस में यह है, इस वजह से कांग्रेस को डिफीट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये बगावत जो है, ये अंदरूनी कला जो है, इससे कैसे निपटेगी बीजेपी?
आला कमान चलिए आ रहे हैं आपके पक्ष में प्रचार करने के लिए, लेकिन आला कमान सब कुछ तो नहीं कर लेंगे ना, कुछ तो अपने पॉइंट से आप लोगों को भी करना होगा। देखिए पूजा जी, ये स्वाभाविक है और ये नेचर का सिद्धांत है, रूल ऑफ नेचर है, प्रकृति का है कि कोई आदमी, मान लीजिए एक चीज है, लड्डू एक है, खाने वाले 4 हैं, टिकट एक है, प्रत्याशी 4 है, दावेदार 4 हैं। स्वाभाविक रूप से जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे उनको अगर टिकट नहीं मिलेगा तो भावावेश में, उत्साह में, जोश में, जुनून में, गुस्से में वो नामांकन करेगा। हम उसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन अभी विड्रॉल का समय है। बीजेपी ऑर्डर आधारित, संगठन आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों की बात बहुत सुनी जाती है, सीनियर लीडर्स की बात सुनी जाती है। हम सबका प्रयास है कि हमारे जो कार्यकर्ता नामांकन कर गए हैं उनसे प्यार से, गुनहार से, मनुहार से, दुहार से गुहार करेंगे, मनुहार करेंगे, प्यार करेंगे, प्रेम से बैठ के बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी हाथ भी जोड़ेंगे स्टेट के हित में, पार्टी के हित में। और हमें पूरा विश्वास है कि 100% जहां जहां भी नामांकन लिए गए, नामांकन भरा गया, उसको विड्रॉल कराने के लिए हम अपने छोटे या बड़े जो कार्यकर्ता हैं, हमसे बड़े, हमसे छोटे, रविंद्र जी बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिए, कांग्रेस की मौजूदा स्थिति से क्या बीजेपी में खुशी की लहर है क्या? कांग्रेस की मौजूदा स्थिति से बीजेपी में खुशी की लहर? कांग्रेस को अपना काम करना है, वो अपना संगठन है, उनकी अपनी रणनीति है। हमें तो अपने पे कॉन्फिडेंस है पहले दिन से, और हमारा नारा यही है कि अब ज्यादा है ये कॉन्फिडेंस। हम बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में आएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। अंदर जो है 55 और 56 सीट लेने का हमारा पूरा दृढ़ विश्वास है आज की डेट में कि 55 और 56 के इर्द गिर्द जो है हम लोग सीट लाएंगे और एक बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, क्या जबरदस्त जनादेश के साथ आने वाले हैं। ठीक है महेश जी, बीजेपी ने तो कह दिया कि मौजूदा स्थिति जिस तरीके की बन रही है, बीजेपी जो है वो बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, लेकिन ये प्रीतम गुट, हरीश गुट, बगावत, इससे कैसे निपटेगी कांग्रेस? नामांकन हो चुका, अभी भी बगावती तेवर खत्म नहीं हो रहे, आपकी सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी के लिए इस तरीके के हालात हैं, कैसे निपटिएगा? टिकट वितरण हो चुका है और कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ में पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और शक्ति नजर नहीं आती है महेश जी, शक्ति नजर नहीं आ रही है, प्रॉब्लम यही है। आज आप समझिए हमारे डिस्कशन का मेन सेंट्रल पॉइंट कांग्रेस है। वितरण हो चुका है और कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है और पूरे आज कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और कांग्रेस सत्ता में आएगी। कांग्रेस सत्ता में आएगी कैसे? इसी तरीके से, अंतरकला से। आज ये भाजपा की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है पूरे प्रदेश की जनता, त्रस्त है। महंगाई एक शब्द में आपसे मैं जवाब चाहती हूँ, एक शब्द में मैं जवाब चाहती हूँ, संध्या डालाकोटी अपना नामांकन वापस करेंगी क्या, जो निर्दलीय उन्होंने ताल ठोकी है? एक शब्द में जवाब दीजिए, कांग्रेस इतनी समर्थवान है कि उनको मना लेगी? दोबारा मेरी मुलाकात आपसे इसी चर्चा में होगी। हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व इसमें लगे हुए हैं, कल देखिएगा आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर मिलेगी और सारे कांग्रेस के लिए काम करेंगे। एक शब्द में जवाब, संध्या डालाकोटी का नामांकन वापस होगा या नहीं होगा? हाँ, वो उनका नामांकन भी वापस होगा। वो हरीश रावत जी के पक्ष में, वो उन्होंने कल कहा है कि हरीश रावत जी मेरे राजनीतिक गुरु है और वो कल उन्हें भी मना लिया जाएगा। गुरु गुण रहा, चेला चीनी हो गया। चलिए, आम आदमी पार्टी का लास्ट वर्डिक्ट, नितिन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या लगता है, कांग्रेस कह रही है स्थितियां सुधार लेगी, बीजेपी कह रही है बहुमत से आएगी, तो क्या तीसरी पार्टी के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी तीसरी दस्तक ही रह जाएगी क्या? निश्चित तौर पर मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब हम लोगों के पास जा रहे हैं तो उनका उत्साह जो है वो देखने लायक है, और कहीं ना कहीं हमको ये जरूर मानना होगा कि नेताओं के जो वादे हैं उन पर जनता विश्वास नहीं करती, पर हाँ, केजरीवाल जी की जो गारंटीज हैं उनको दिल्ली को आधार बनाकर जनता हम पे विश्वास कर रही है, और अपने आप सामने से लोग कहते हैं कि नहीं, एक बार हमको इस पार्टी को मौका देना है। इसलिए नहीं कि नई पार्टी है, इसलिए अपने जो मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस किए थे उन प्रोमिसेस के सिवाय भी हम अगर देखें तो 3-4 ऐसी चीजें हैं जो केजरीवाल सरकार ने दी हैं। हम चाहे महिलाओं की ट्रैवलिंग की टिकट्स की बात करें, वो तो कोई वादा नहीं किया गया था मैनिफेस्टो में। हमारा मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था कि बिजली का बिल हाफ और पानी का बिल माफ। ठीक है,
बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। तो कांग्रेस का दावा है कि संध्या डालाकोटी अपना नामांकन वापस कर लेंगे, क्योंकि संध्या डालाकोटी और हरीश रावत का कद में बहुत अंतर है और एक मैसेज जाना चाहिए पार्टी के अंदर कि हरीश रावत का जो कद है वो अभी भी बरकरार है। अगर ये मैसेज नहीं जाता तो वाकई कांग्रेस के लिए मुसीबत हो जाएगी और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बगावती तेवरों को कम करने की और रूठों को मनाने की है। साथ में आम आदमी पार्टी के सामने चैलेंज कि वो तीसरी दस्तक के तौर पर ना रह जाएं, एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।